और रिजल्ट्स का यूज करते हुए हमें दो एप्लीकेशंस पढ़नी है कि व्हेन द परटर्बेशन इज कांस्टेंट देन व्हाट विल बी योर आंसर, एंड व्हेन द परटर्बेशन इज हार्मोनिक या व्हेन द परटर्बेशन इज पीरियोडिक चेंज, जैसे साइन और कोस के साथ वो चेंज हो रही है, तो हाउ आवर कोफिशिएंट्स गेट चेंज्ड। तो इनके बारे में बेटा हमने डिटेल से पढ़ना है। तो इस यूनिट के लास्ट टॉपिक्स की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो हमारा बेटा टॉपिक आज का है, हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। और इस टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के दो रिजल्ट्स बहुत खूबसूरत से हमने निकाल दिए थे। क्या कि जो CIT होगा, व्हाट डू यू मीन बाय द CIT? मीन्स जो ith स्टेट है, जो इनिशियल स्टेट है, उस इनिशियल स्टेट का जो कोफिशिएंट है, ठीक है ना, जो कोफिशिएंट मुझे क्या देगा, इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी कि पार्टिकल उस स्टेट में रहता है या नहीं रहता है, वो किस तरीके से वेरी करता है। तो वो मैंने निकाला था CI0 एंड CI1T। इस तरीके से मैं ओनली फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन तक की बात कर रहा हूं, हायर ऑर्डर्स को मैं नेग्लेक्ट कर देता हूं। तो हमने देखा था CI0 इज बेसिकली 1 एंड दिस इज G, और CI that is 1 upon iota h cut इंटीग्रेशन 0 से T और I think h dash I into dt। मेरी ये खूबसूरत सी टर्म आई थी बेटा, ये आपका कोफिशिएंट आया इनिशियल जो स्टेट है सिस्टम की, उस स्टेट का, ये हमने निकाल चुके थे बेटा लास्ट क्लास में। उसके बाद मैंने बेटा किसी भी स्टेट, ये तो मैंने इनिशियल स्टेट के लिए निकाली, इनिशियल स्टेट के लिए निकाली बेटा, जब हमारी जो m की वैल्यू है वो I के बराबर। मैं किसी भी जर्नल स्टेट के बारे में बात करता हूं, मतलब इनिशियल के अलावा मैं किसी भी स्टेट के अगर कोफिशिएंट की बात करूं तो वो मेरा होगा CMT इज इक्वल टू CM0 प्लस G CM1T। और आपको पता है बेटा दिस CM0 इज 0, सो वी बेसिकली गेट CMT इज G 1 अपॉन आयोटा H इंटीग्रेशन 0 से T H डैश बेटा MI E की पावर आयोटा ओमेगा MI इंटू T इंटू मेरे बेटा DT। शायद मैंने ये चीज निकाली। हाँ जी बेटा बताओ, क्या आपका यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे बेटा? बताओ बताओ। हाँ जी तो ये इनिशियल स्टेट का कोफिशिएंट है और ये आपका किसी भी जर्नल स्टेट का कोफिशिएंट है। ये मुझे क्या देगा, अगर मैं इन फ्यूचर कभी CIT का मोड का स्क्वायर निकालूंगा तो ये मुझे देगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन ith स्टेट, ith स्टेट में पाने की संभावना मुझे यहां से मिलेगी। अगर मैं कभी इन फ्यूचर में CMT का मोड का स्क्वायर निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, मुझे मिलेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन mth स्टेट। खूबसूरती की बात यह है कि जब हमारी परटर्बेशन टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही थी, वो सिर्फ R पर डिपेंड कर रही थी, तो ये सारी चीजें बेटा कांस्टेंट आया करती थी। जब हमारे H डैश टाइम पर डिपेंड नहीं करता था, मतलब एक स्टेट में पार्टिकल है तो उसी स्टेट में पार्टिकल रहेगा, ये आती थी। लेकिन अब हमारी जो परटर्बेशन है वो टाइम के साथ अगर चेंज कर रही है तो ये चीज कांस्टेंट नहीं आएगी। कांस्टेंट नहीं आएगी मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग पार्टिकल चेंज करेगी। अरे बेटा प्रोबेबिलिटी चेंज करने का मतलब समझ रहे हो, पार्टिकल एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे उस पार्टिकल्स का आदान प्रदान हो रहा है, तभी उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो चेंज हो रही है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्चुअली। तो अब हम काम करना स्टार्ट करते हैं। दो केसेस हैं बेटा, उन दो केसेस को हम एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा फील आएगी आपको परटर्बेशन थ्योरी की। तो वी स्टार्ट विद, आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिलता है बेटा 8 नंबर के अंदर कि एक्सप्लेन द कांस्टेंट परटर्बेशन, ठीक है, या आप खुद से भी अगर टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी का 16 नंबर का क्वेश्चन आए तो केस बना के कर देना।
मैं कुछ केस लेता हूं बेटा, केस नंबर 1, ठीक है, केस 1 कर दो, या एक प्रकार से दो, हम एक स्पेशल केस टाइप की बात कर रहे हैं। केस 1 दैट इज द कांस्टेंट परटर्बेशन। ये जो परटर्बेशन मैं अप्लाई कर रहा हूं वो परटर्बेशन आपकी क्या है बेटा, कांस्टेंट है। मतलब अर्थात अर्थात कुछ ऐसा है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ये एक स्टेट है t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से पहले तो आपकी कोई भी परटर्बेशन नहीं है, और इस t इज इक्वल टू 0 के बाद आपके कांस्टेंट परटर्बेशन जो है वो एक्ट करती है। से दिस कांस्टेंट परटर्बेशन इज v। ओके बेटा, दिस v इज कांस्टेंट। देख सकते हो टाइम के साथ ये क्या है बेटा, कांस्टेंट है। ये एक्सिस कौन सी है, टाइम की एक्सिस। इसको कांस्टेंट क्यों कहा गया है, बिकॉज इट नॉट वेरी विद द टाइम। ये टाइम के साथ आपके, हाँ, 0 से पहले ये 0 है और 0 के बाद ये कांस्टेंट है। तो हालांकि टाइम के साथ वेरी तो कर रही है, मतलब 0 से पहले कुछ और थी और 0 के बाद कुछ और है, लेकिन अच्छी बात ये है कि t इज ग्रेटर देन 0 के बाद वो कांस्टेंट। थोड़ा सा हम स्पेशल केस टाइप की बात करते हैं। इन फ्यूचर अगले केस में मैं आपको बताऊंगा, मैं एक ऐसी परटर्बेशन भी लेकर आऊंगा जो टाइम के साथ कंटिन्यूअसली आपकी क्या करेगी, चेंज करेगी, पीरियोडिकली चेंज करेगी। ठीक है, तो हर केस को हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हैं। तो कैसी दे रखी है बेटा परटर्बेशन, एच डैश हमारा कैसा दे रखा है, एच डैश टी हमारा कैसा दे रखा है, द वैल्यू ऑफ एच डैश इज 0, कब बेटा, when t is less than 0, and this value of d is constant when t is greater than equal to 0। ये आपकी बेटा क्या है, आपके जो परटर्बेशन है वो इस तरीके से मेरे बेटा दे रखी है। एट दिस v is at this time this v is constant। इन फ्यूचर में इसको पीरियोडिक भी लूंगा, अलग अलग चीजें लूंगा बेटा। क्लियर, यहां तक सभी बच्चों क्लियर है बेटा ये बात? हाँ जी, बताओ बेटा। ओके, सो द इंपोर्टेंट थिंग इज दैट कि बेटा परटर्बेशन आपने कब लगानी स्टार्ट की, आप बता सकते हो? परटर्बेशन सिस्टम पर कब लगना प्रारंभ हुआ? वो कब लगना स्टार्ट हुआ बेटा, एट t इज इक्वल टू 0। मतलब जो इनिशियली जब हम परटर्बेशन लगा रहे हैं वो कौन सी है बेटा, t इज इक्वल टू 0। आप ये बात भी इंपॉर्टेंट है जो नोट करने लायक है, क्या कि परटर्बेशन is applied at t is equal to 0। 0 सेकेंड पर बेटा मैंने परटर्बेशन को लगाना प्रारंभ किया, मींस दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। कोई पूछे t इज इक्वल टू 0 से पहले परटर्बेशन नहीं थी, t इज इक्वल टू 0 पर ही मैंने परटर्बेशन स्टार्ट की, क्योंकि उसी के बाद आपके परटर्बेशन v की कुछ वैल्यू आ रही है। ठीक है बेटा, अब हम धीरे धीरे एक एक कोएफिशिएंट को निकालना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप मेरे को बताओ, हम निकालते हैं टू फाइंड CIT। बेटा व्हाट इज द CIT, कोई बच्चा बता सकता है CIT क्या है? इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट में जो पार्टिकल है परटर्बेशन लगाने के पश्चात उसका जो है CIT कैसे वेरी कर रहा है। तो बेटा ये कितना था, CIT इज बेसिकली, हाँ जी मेरे बेटा, CI0 प्लस G, और वी कैन से दैट CI1T, where this CI0 is 1, है ना बेटा, this is 1, and what is the CI1T? This is basically 1 upon iota h cut integration h dash II, and we can say that it is dt। और टाइम की लिमिट बेटा, टाइम की लिमिट कब परटर्बेशन स्टार्ट हुई, तो स्टार्ट हुई 0 से और एट एनी टाइम t। ओके, तो यहाँ नीचे जो लेनी है लिमिट वो लेनी है कब परटर्बेशन आपने लगाई, उस समय की आपकी बात करते हैं। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h dash II? कोई बच्चा बता सकता है बेटा h dash II की वैल्यू क्या होगी? दैट इज द इंटीग्रेशन, बताओ बेटा, phi m स्टार, हाँ जी, h dash phi m d tau। बेटा यही वैल्यू थी ना इसकी,
हाँ जी बताओ बेटा। तो अगर हम इसको देखते हैं, एच डैश की वैल्यू अब आप देख सकते हो बेटा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आ गया बाहर, कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है, फाइव स्टार इंटू फाइव एम और बेटा डेटा हो। मेरे को कोई बच्चा बता सकता है बेटा इसकी वैल्यू कितनी होगी? हाँ जी बताओ बेटा। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। बेटा नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है ना ये, तो एच डैश आई आई जस्ट आपका वी आ गया, दैट इज कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है बेटा। ये इंटीग्रेशन के बाहर तभी आ पाया बिकॉज इट नॉट डिपेंड ऑन दिस आर, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, कांस्टेंट है, इसलिए बाहर में इसको ले लिया। एच डैश की वैल्यू कितनी थी मेरे बेटा? वी थी, और ये वी आपका कांस्टेंट था, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया। सो आपकी जो इक्वेशन बन गई वो क्या बनी? So CI1T is 1 upon iota h cut 0 से t v dt। अब बताओ बेटा क्या v टाइम पर डिपेंड कर रहा है? फिलहाल v जस्ट कांस्टेंट लिया है मैंने पहले केस में, तो इसको भी मैं बाहर ले लेता हूं। तो 1 अपॉन आयोटा h कट v भी मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन dt 0 से t। बेटा 0 से t dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? t हो जाएगा। हाँ जी बेटा dt का t होता है, लिमिट 0 से t है तो t तो आएगा। तो दिस आंसर इज vt अपॉन आयोटा h कट। दिस इज अवर द कोफिशिएंट, जो आया पहला आ गया C1। प्लीज बेटा नोट करो इस चीज को, क्या आपका ये आया? हाँ जी। नाउ द कैलकुलेशन आर वेरी सिंपल बेटा। अब आगे का पूरा ही क्वांटम बहुत आसान है, बस पीछे का जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किए हैं उन्हीं का हम धीरे धीरे इस्तेमाल करेंगे। बताओ बेटा ये चीज समझ में आ गई आपको? हाँ जी बताओ बेटा। यस सर। ओके, तो C1T बेसिकली आपने निकाल लिया बेटा, CI1T आपने बेसिकली निकाल लिया। कितना बेटा? V अपॉन आयोटा h कट इंटू t। तो बताओ बेटा CIT कितना होगा? दैट इज 1 प्लस G टाइम V अपॉन आयोटा h कट इंटू t। बेटा देखो प्लीज, इतना समझ में आया बेटा? हाँ जी। ये इक्वेशन क्या बता रही है आप बताओ बेटा? क्या ये इक्वेशन ये नहीं बता रही कि इनिशियल स्टेट का जो कोफिशिएंट है बेटा वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा? बताओ, इट डिपेंड ऑन द टाइम। इसका मतलब आपकी जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग द पार्टिकल और इनिशियल स्टेट है वो टाइम पर डिपेंड कर रही है, वो वेरी करेगी टाइम के साथ। इसका मतलब पार्टिकल ये नहीं है कि इनिशियल स्टेट पे प्रेजेंट है तो वो हमेशा इनिशियल स्टेट पर ही प्रेजेंट रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है क्या कर रही है बेटा? वेरी कर रही है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। एक्चुअली ये नोट जो मैं लिखवाता हूं उसको आप प्लीज अच्छे से समझें। क्या लिखा है बेटा? यहां एक बात पता लग रहा है कि CIT डिपेंड्स ऑन टाइम। व्हाट इज दिस टाइम? ये टाइम कौन सा है बेटा? ये टाइम वो है जिसमें हम परटर्बेशन लगा रहे हैं। देखो ना टाइम कौन सा है? ये टाइम टी क्या है? टी वो है जब हमने परटर्बेशन को लगाया, ठीक है? परटर्बेशन लगाने का समय है टी, डिपेंडिंग ऑन द टाइम, ठीक है ना बेटा? कि जिस समय पर आपने परटर्बेशन लगाई। इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ finding the particle at initial state vary with time or vary with time when perturbation is applied, when time dependent perturbation is applied, when time dependent perturbation is applied। एक्चुअली मैंने देखा था जब टाइम डिपेंडेंट नहीं थी परटर्बेशन पिछले केसेस में, तो उस समय आपकी प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट आ रही थी, कोई टाइम के साथ
डिपेंड नहीं कर रही थी, इसलिए उनको हम स्टेशनरी स्टेट्स भी कहते थे। बट यहाँ पर देख सकते हैं कि वो टाइम पर डिपेंड कर रही है, तो सीआई का मोड का स्क्वायर भी टाइम पर डिपेंड करेगा। मतलब जैसे ही मैंने परटर्बेशन को ऑन किया तो उस परटर्बेशन का ऑन करने के लिए कितने समय तक मैंने परटर्बेशन को रखा, इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका बेटा प्रोबेबिलिटी क्या है उस पार्टिकल की पाने की उस ith स्टेट के अंदर। मतलब वो प्रोबेबिलिटी वेरी करेगा। प्रोबेबिलिटी वेरी करने का मतलब बेटा पार्टिकल वहां रहेगा या कभी नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर पार्टिकल हमेशा वहां रहता तो प्रोबेबिलिटी हमेशा कांस्टेंट है। इसका मतलब एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन लगातार बनेगा जब मैं एक टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन लगाऊंगा। बताओ बेटा, क्या आपको पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा यहां से? हाँ जी, बताओ बेटा। हेलो, यहां तक बेटा पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है नहीं हुआ, प्लीज बताओ मुझे। यस सर। ओके ओके, नाउ अब बेटा मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूं टू फाइंड, अभी तो मैंने CIT फाइंड आउट किया, अब CMT फाइंड आउट करता हूं। वेयर m इज नॉट इक्वल टू i, ये तो मैंने इनिशियल स्टेट के बारे में पढ़ा। अब मैं एक CM को जर्नल स्टेट में देखता हूं कि वहां की प्रोबेबिलिटी भी टाइम के साथ वेरी करती है नहीं करती, और वो टाइम के साथ कैसे वेरी करती है इस चीज को भी मैं देखूंगा। तो चला देखते हैं। एक पानी का गिलास चाहिए। तो वेयर m नॉट इक्वल टू i, सो CMT का अगर हम देखें तो एक्सप्रेशन क्या था बेटा CMT का, बताओ। CMT is basically is equal to CM0 plus G CM1T. Now what is the CM0 बेटा, कितना था ये बताओ जल्दी से? 0. Now let's find CM1T. कितना था बेटा ये? 1/i कट, थ्योरी में हमने अच्छे से निकाला है। कहां से बेटा? परटर्बेशन कब नहीं थी? 0 टाइम पर नहीं थी, और एट एनी टाइम t तक मैं निकाल रहा हूं। h डैश mi e की पावर आयोटा ओमेगा mi t into t, where h डैश mi is बेसिकली क्या है बेटा बताओ जल्दी से? इंटीग्रेशन phi m star, or we can say that h डैश phi I star, phi I डेटा। देखिएगा बेटा क्या यही है? हाँ जी बेटा प्लीज चेक करो। यही आया बेटा, बताओ। यस सर। ओके, नाउ दिस h डैश इज कांस्टेंट, v के बराबर है बेटा, तो दिस इज phi m स्टार v phi I डेटा। इस चीज को बेटा मैं एक, हालांकि ये चीज पूरी एक कांस्टेंट आएगी, एक्चुअली जब आपको एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस v पता होगा तब हम इसके बारे में काम कर पाएंगे। ओके, तो ये v आपकी कोई एग्जैक्ट एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, एंड इस वैल्यू को मैं मान लेता हूं v m एंड दिस इज i। हालांकि ये वैल्यू क्या आएगी बेटा? बिल्कुल कांस्टेंट। क्यों? बिकॉज दिस v इज कांस्टेंट। ओके, लेकिन मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन के अंदर इस v के बारे में नहीं बता रखा। जब एग्जैक्टली इस v की वैल्यूज आपके पास गिवन होगी तो उस समय बेटा मैं एक काम करूंगा, बिकॉज मुझे एक बात पता है कि v इज नॉट वेरी विद द टाइम, ये बात पता है मुझे, लेकिन v हो सकता है r का फंक्शन हो। जो ये h डैश है ये टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, ये मैंने कांस्टेंट लिया है क्वेश्चन में, लेकिन इट मे बी पॉसिबल कि ये आपका r के साथ वेरी कर रहा है, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो इसलिए बेटा मैं इस वैल्यू को VMI ले लेता हूं, तो व्हाट आई गेट 1/i कट। VMI एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, VMI भार 0 से t e की पावर आयटा ओमेगा mi t इंटू टी। कोई बच्चा बता सकता है बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? हाँ जी बताओ बेटा। e की पावर आयटा ओमेगा mi t डिवाइड बाई आयटा ओमेगा mi।
बेटा यही तो रहेगा इंटीग्रेशन। हाँ जी, लिमिट इज 0 से। प्लीज बेटा देखो क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही, बताओ मेरे को। हाँ जी बताओ बेटा। यस सर। ओके, सो VMI अपॉन आयोटा एच कट, और बेटा एक मैं आयोटा ओमेगा MI को भी बाहर ले आता हूं, और ये बच गया बेटा, देखना एक बार अपर लिमिट पुट करना बेटा, e की पावर आयोटा ओमेगा IT माइनस e की पावर 0 दैट इज 1। देखना बेटा ये आएगा क्या, प्लीज बेटा चेक करो क्या यही आएगा अपर लिमिट पुट करके लोअर लिमिट पुट करके। हाँ जी रिप्लाई करो बेटा। यस सर। ओके, आयोटा इंटू आयोटा कितना होता है बेटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बेटा, माइनस। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं देखना जरा, मैं अगले पेज पे टर्न करूं बेटा, बताओ। हाँ जी यस सर। ओके, तो CM1T मेरा आ चुका बेटा, आयोटा आयोटा माइनस हो गया, माइनस VMI डिवाइड बाई कितना बेटा, नीचे बताओ कितना था। हाँ जी, एक तो एच एच कट कट था, ओमेगा, एक था ओमेगा ओमेगा MI, e की पावर आयोटा ओमेगा MI T माइनस मेरे बेटा ऊपर। अब थोड़ा सा मैं इसमें और अच्छा काम करूंगा, अब देखना बेटा, अगर मैं इस इक्वेशन में से VMI अपॉन एच कट ओमेगा MI, बेटा इस इक्वेशन में से मैं कुछ कॉमन लेता हूं क्या, e की पावर आयोटा ओमेगा MI T बाई 2, ये मैं अगर इसमें से कॉमन ले लूं तो बताना बेटा अंदर क्या बचेगा, कोई बच्चा बता सकता है मेरे को अंदर क्या बचेगा बेटा। एक तो बचेगा बेटा e की पावर आयोटा ओमेगा MI T बाई 2 माइनस e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा IT बाई 2। बेटा अगर आपको चेक करना हो कि ये बचेगा या नहीं बचेगा, तो आप एक बार जो मैंने कॉमन ली है ये टर्म, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके देख लो। तो फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा e की पावर आयोटा ओमेगा I बाई T बच जाएगा ऐसा ही, और दूसरी वाली के ट्रांस करोगे तो प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल करके 1 बच जाएगा। बताओ बेटा बचेगा नहीं बचे। हाँ जी बताओ। यस सर। नाउ नाउ थोड़ा सा और बेटा इसके अंदर मैं काम करवाता हूं आपको। अगर बेटा मैं इस इक्वेशन को मैं 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं, और 2 आयोटा से डिवाइड कर दूं, तो बेटा मेरे को ये फॉर्म बता सकते हो किस चीज की बन गई, साइन। यस इट इज द साइन ओमेगा MI बाई 2 इंटू T। सो द फॉर्म एस, तो बेटा बेसिकली हमारा रिजल्ट क्या आया, -2 आयोटा VMI अपॉन एच कट ओमेगा MI e की पावर आयोटा ओमेगा MI T बाई 2, और बेटा ये अंदर बच गया साइन ओमेगा MI बाई 2 इंटू बेसिकली बेटा T। देखना प्लीज चेक इट, क्या यही बचेगा बेटा। हाँ जी बताओ बेटा, क्लियर, यहां तक रिजल्ट क्लियर है बेटा आपको, बताओ। तो दिस इज बेसिकली आवर CM1, ये CM1T का एक्सप्रेशन आपके साथ बेटा आ जाता है। देखो चेक करो क्या आपने कोई गलती तो नहीं कर दी, बिल्कुल सही किया है क्या सारा कॉन्सेप्ट। हाँ जी बताओ बेटा। यस सर। ओके, नाउ CM1T अगर आ गया तो अब हम CMT इजिली लिख सकते हैं। तो CMT मैंने बताया था कितना होता है बेटा, CM0 into we can say that G है ना बेटा, it is just we can say that G into CM1T। now this thing is 0, so just is equal to G into जो भी आपका वो फैक्टर आया, कितना है
2 आयोटा VMI अपॉन h कट ओमेगा MI e की पावर आयोटा ओमेगा MIT बाई 2 और अंदर आया साइन ओमेगा MI बाई 2 इंटू टी। देखना बेटा यही चीज आई है क्या? नाउ दिस इज बेसिकली अवर CMT। सो अगर मेरा CMT आ चुका है तो क्या मैं प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूं बेटा? तो मैं CMT का मोड का स्क्वायर भी निकाल सकता हूं। तो मोड का स्क्वायर कितना आएगा बेटा? जस्ट वी कैन से दैट जी स्क्वायर, हालांकि दिस इज जस्ट ए कांस्टेंट। बेटा मोड का स्क्वायर करना है तो मोड में प्लस हो जाता है, माइनस की चीज क्या हो जाती है बेटा? प्लस हो जाती है। 2 का कितना हो जाएगा बेटा? 4 मोड ऑफ VMI का स्क्वायर अपॉन h कट स्क्वायर मोड ऑफ ओमेगा MI का स्क्वायर। और बेटा कोई मेरे को ये बता सकता है e की पावर आइटा ओमेगा IT बाई 2 का मोड का स्क्वायर और साइन ओमेगा MI बाई 2 इंटू टी का मोड का स्क्वायर। ठीक है, सारे का मोड का स्क्वायर इस तरीके से आपका आ जाएगा। कोई मेरे को ये बताओ ये e की पावर आइटा ओमेगा ई बाई टी का स्क्वायर का मोड ये वैल्यू कितनी होगी? तो बता सकता है बेटा मोड? देखो मोड का स्क्वायर क्या होता है, ध्यान से सुनो बेटा, साई स्टार इंटू साई, मतलब कॉन्जुगेट इंटू द मल्टीपल ऑफ दैट फंक्शन। तो बेटा इसका कॉन्जुगेट करूंगा तो कितना आएगा? e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा MI T बाई 2, ये तो कॉन्जुगेट हो गया बेटा। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं? आइटा को माइनस आइटा से रिप्लेस करना, इनटू e की पावर आइटा ओमेगा I T बाई 2। बताना बेटा ये फैक्टर दोनों मिलकर कितना हो गया? देखो एक माइनस है एक प्लस है, तो बेटा जब e की पावर मल्टीप्लाई हो तो ऊपर वाली पावर जुड़ जाती है। तो जुड़ने का मतलब जस्ट इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। तो दिस थिंग एक दूसरे को कैंसिल, e की पावर 0 दैट इज 1। बेटा ये चीज 1 के बराबर आपकी आ जाती। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? e की पावर आइटा ओमेगा MI T बाई 2 का मोड का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा बेटा? 1 के बराबर आ जाएगा। बताओ ये चीज समझ में आई क्या? हाँ जी बताओ बेटा। यस सर। ओके, सो यहां से बेटा अगर मैं बात करूं थोड़ा और आगे, सो CMT का मोड का स्क्वायर मेरा बन चुका है। का मोड का स्क्वायर बन चुका है जी स्क्वायर 4 VMI का मोड का स्क्वायर अपॉन क्या है बेटा? बताओ जल्दी से। h कट स्क्वायर ओमेगा MI का मोड का स्क्वायर और क्या है बेटा? साइन ओमेगा MI बाई 2 इंटू टी के मोड का स्क्वायर। इस तरीके से आगे मैं कुछ और चीजें मान लेता हूं। मैंने बताया था बेटा g की वैल्यू 0 से 1 तक लाई करती है। आई अज्यूम दैट g इज इक्वल टू 1। मैं मान लेता हूं कि g की वैल्यू 1 है सिंप्लिसिटी के लिए। तो आई गेट CMT का मोड का स्क्वायर, ये मुझे कितना वैल्यू मिलता है? 4 VMI का मोड का स्क्वायर डिवाइड बाई h कट स्क्वायर ओमेगा MI का मोड का स्क्वायर साइन ओमेगा MI बाई 2 इंटू टी का मोड का स्क्वायर। दिस इज अवर ब्यूटीफुल रिजल्ट। एंड और मैं इसको थोड़ा सा अच्छी और लिखता हूं तो मेरे को ओमेगा MI का मतलब बता सकता है बेटा? ओमेगा MI का मतलब मैंने बताया था EM माइनस EI डिवाइड बाई कितना बेटा? बताओ जल्दी से। h कट। अरे था नहीं था ओमेगा MI EM माइनस EI अपॉन h कट, यही तो था बेटा ये। हाँ जी बताओ। यस सर। अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता हूं तो आई गेट 4 VMI का मोड का स्क्वायर अपॉन h कट स्क्वायर और EM माइनस EI का मोड का स्क्वायर अपॉन h कट स्क्वायर, एंड दिस थिंग इज इक्वल टू साइन EMI माइनस दिस अपॉन 2h कट
टी का मोड का स्क्वायर। एच कट स्क्वायर से एच कट स्क्वायर कैंसिल आउट, सो दिस थिंग इज इक्वल टू कितने बन गए बेटा, CMT के मोड का स्क्वायर जो आपका बना वो एक बहुत फेमस रिजल्ट बनेगा बेटा 4VMI मोड का स्क्वायर अपॉन EM माइनस EI का मोड का स्क्वायर साइन EM माइनस EI अपॉन 2H कट इंटू मेरे बेटा T का मोड का स्क्वायर। दिस इज CMT का मोड का स्क्वायर। एंड व्हाट डू यू मीन बाय CMT का मोड का स्क्वायर? मतलब बेटा CMT का मोड का स्क्वायर मुझे क्या देगा? इट गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल at any state m when perturbation is applied। जब perturbation applied कर रखी है, जब perturbation लगा रखी है, उस समय किस तरीके से probability of finding the particle at mth state किस तरीके से आपकी चेंज होगी, वो इस तरीके से चेंज होगी। अब इस रिजल्ट को मैं नेक्स्ट क्लास में उठाऊंगा और इस रिजल्ट को मैं बताऊंगा कि इसका कर्व कैसे बनेगी, ये प्रोबेबिलिटी कैसे वेरी करती है एनर्जी के साथ, कैसे टाइम के साथ, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन। और एक फर्मी गोल्डन रूल है, वो फर्मी गोल्डन रूल भी आपका यहीं से आएगा। बेटा अच्छी बात बताता हूं, एक बार नेट के अंदर डायरेक्ट एक क्वेश्चन आया कि व्हेन द कांस्टेंट परटर्बेशन इज अप्लाइड what will be the formula of the probability of finding the particle in mth state, and the formula में बेटा एक फॉर्मूला ये था। तो आप इस क्वेश्चन और इस टॉपिक की अहमियत को समझो, अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन्स में डायरेक्ट जहां से रिजल्ट्स मिलता है। ओके, तो आपको क्लास के अंदर बेटा यही काम करना है। कांस्टेंट परटर्बेशन स्टार्ट की थी, कांस्टेंट परटर्बेशन, और उस कांस्टेंट परटर्बेशन के अंदर बेटा मैं दो बहुत खूबसूरत रिजल्ट निकाल के ले आया था। एक तो बेटा CIT का एंड अनदर इज CMT का, और बेटा फाइनल CMT के मोड का स्क्वायर भी मैं निकाल के लेकर आ गया था। कोई बच्चा बताएगा बेटा CMT का मोड का स्क्वायर कितना आया था हमारा? हाँ जी, 4 VSI का मोड का स्क्वायर अपॉन ESI माइनस EI का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर या साइन का मोड का स्क्वायर भी कह सकते हो, जैसा मैंने पिछली क्लास में करवाया था, साइन ES EI अपॉन बेटा कितना था नीचे बताओ, 2H कट, हाँ बेटा, इंटू T, और इसका मोड का स्क्वायर था। बेटा ऐसा ही था क्या लास्ट क्लास में? देखना। हाँ जी सर, ये VSI की S की जगह S की जगह से M था बस। यस, S की जगह जस्ट M होगा, कई बार M ले लेते हैं, S ले लेते हैं, ठीक है। जस्ट आपको बस बात याद रखनी है, M था, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा आप। मैं इसको चेंज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना बने कोई भी। दिस इज VMI, दिस इज EM, दिस इज EM, ऐसा था बेटा, बताओ। और इस CMT का मोड का स्क्वायर बेटा ये क्या था बता सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्टेट M व्हेन परटर्बेशन इज अप्लाइड, है ना बेटा? व्हेन परटर्बेशन इज अप्लाइड, उस समय की जो प्रोबेबिलिटी है बेटा किसी भी पार्टिकल की पाने की mth स्टेट में, वो ये होती है बेटा। इसको दूसरा नाम जो दिया जाता है वो क्या होता है? इसको हम कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। इसको बेटा हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी, दिस इज आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, ठीक है बेटा। क्योंकि ये वो बताती है कि ट्रांजिशन होगा या नहीं होगा। बिकॉज इफ CMT का मोड का स्क्वायर अगर कांस्टेंट आ जाए, मींस अगर ये प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट आ जाए, तो क्या ट्रांजिशन होगा? हम कहते हैं ट्रांजिशन उस समय नहीं होगा, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी इज कांस्टेंट। पार्टिकल्स की पाने की संभावना कांस्टेंट है, तो आपकी ट्रांजिशन नहीं होगा।
अगर CMT वेरी कर रहा है टाइम के साथ, मतलब पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी वेरी कर रही है टाइम का साथ, इसका मतलब ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशन मतलब बेटा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पार्टिकल्स आएंगे, तो इसीलिए बेटा इसको हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का नाम दे देते हैं। क्लियर? अब बेटा हम छोटे छोटे दो काम करेंगे इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट काम है एक्चुअली। मैं सबसे पहले तो ये देखूंगा हाउ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी depends on t, टाइम पर। अब कहोगे सर टी क्या है? देखो फील करो बेटा, टाइम जरूर लगेगा इस टॉपिक में, लेकिन फील करो। टी क्या है बेटा? वो टाइम है जिस टाइम तक हम परटर्बेशन लगा रहे हैं। जैसे कि मैंने मान लो परटर्बेशन का मतलब डिस्टर्बेंस लगाया, अब मान लो बेटा मैं अपने आप को थप्पड़ लगाना स्टार्ट करता हूँ 1 सेकंड के लिए, तो जितनी समय तक मैं परटर्बेशन लगा रहा हूँ वो है टी। टी इज द टाइम इन विच वी अप्लाई द परटर्बेशन टू द सिस्टम। तो वो टी पर किस तरीके से डिपेंड करेगा, हाउ द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी डिपेंड ऑन टी, उस चीज को बेटा मैं निकालना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हो यहां से बेटा, दिस CMT का मोड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, बेटा जो टी के साथ वेरी कर रहा हो। देखो ये फर्स्ट फैक्टर टी के साथ वेरी नहीं कर रहा बेटा, ओनली कौन सा फैक्टर कर रहा है बेटा? दिस सेकंड फैक्टर डिपेंड ऑन द टी, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू, दैट इज साइन EM माइनस EI अपॉन 2H कट इंटू टी का मोड का स्क्वायर। या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर EM माइनस EI अपॉन 2H इंटू टी। इस तरीके से साइन स्क्वायर टी की तरह से वेरी करेगा। बहुत अच्छा लाजवाब जो है इसका रिजल्ट आएगा। अब कोई बच्चा मुझे साइन स्क्वायर का कर्व बना सकता है बेटा? देखो साइन की कर्व ये होती है, दिस इज द कर्व ऑफ साइन। तो इसका स्क्वायर का मतलब होता है बेटा नेगेटिव चीज भी पॉजिटिव हो गई, तो स्क्वायर का मतलब होता है इसकी कर्व इस तरीके से हो जाएंगी, नेगेटिव चीज भी पॉजिटिव हो जाएगी। सो द कर्व इज लाइक दिस। ये कर्व है बेटा किसकी? साइन स्क्वायर। देखो ये साइन की कर्व है, तो साइन स्क्वायर की कर्व इस तरीके से आती है, क्योंकि स्क्वायरिंग नेगेटिव चीज को भी पॉजिटिव बना देता है। तो अगर मैं इसकी कर्व की बात करूं, सबसे पहले दिस इज द कर्व एंड दिस इज बेसिकली CMT का मोड का स्क्वायर, मतलब ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी किस तरीके से वेरी करती है बेटा? साइन स्क्वायर की तरह, वेरी विद टाइम लाइक दिस। दिस इज द फैंटास्टिक कर्व। रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, और इससे क्या सीखेंगे हम वो बात करते हैं बेटा, कि टाइम के साथ कुछ इस तरीके से वेरी करते हैं। क्लियर? अब कोई बच्चा मेरे को ये बताएगा कि ये टाइम टी कितना है? हाँ बेटा, कैसे निकालोगे ये टाइम? कोई बच्चा बता सकता है ये टाइम हम कैसे निकालें? हाँ जी, कोई बच्चा इस टाइम को निकाल सकता है बेटा? अरे बेटा ये वो वैल्यू है, ये वो टाइम है जिस टाइम पर आपका ये जो साइन स्क्वायर EM माइनस EI अपॉन 2H कट इंटू टी 0 हो गया। बेटा यहाँ पर ये वैल्यू 0 ना हो गई क्या? तो ये वो समय है, t इज इक्वल टू वो टाइम है जिस समय पर ये वैल्यू आपकी 0 हो चुकी है। नाउ बेटा ये किसके बराबर होता है? दिस इज EMI माइनस EI अपॉन 2H कट इंटू टी, एंड बेटा साइन 0 किसके बराबर होता है? ये साइन स्क्वायर लेता हूं, दिस इज जस्ट इक्वल टू साइन स्क्वायर। वी कैन से दैट साइन किस पर बेटा? साइन की वैल्यू 0 होती है, पाई पर 0 होती है, इट 2 पाई पर वैल्यू होती है, इन पर 0 होती है बेटा। हाँ जी, पाई 2 पाई इन पे सभी पे वैल्यूज कितनी होती है बेटा? इसकी 0 होती है। साइन 0 पर भी 0 होती है, तो इन पर सारी वैल्यूज इनकी क्या होती है बेटा? 0 होती है। क्लियर? तो और तो साइन पाई लिख लो, 2 पाई लिख लो, सारे पे n पाई ले लेते हैं, जैसे साइन n पाई।
sin n pi. This implies em minus ei upon 2h cut into t is just equal to n pi. Just equal to n pi. और अगर ये n pi आता है तो यहां से मैं टाइम निकाल सकता हूं बेटा 2n pi h cut upon EMI minus EI. This is the time. बेटा इस टाइम के ऊपर बार बार आपकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जीरो रहे, बार बार जीरो प्रोबेबिलिटी आएगी इस टाइम पर। देख लो इतना से अगर टी टाइम अगर हम अगला टी ले, मतलब एन की वैल्यू 1 लो, फिर 2 लो, फिर 3 लो, फिर 4 लो, तो उस टाइम पर आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी बेटा? जीरो आएगी। कोई बच्चा मेरे को ये बता सकता है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जीरो आने का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी जीरो मतलब वहां से पार्टिकल गया, तभी तो बेटा वहां पर प्रोबेबिलिटी जीरो आई। वहां पर पार्टिकल्स थे जब प्रोबेबिलिटी आपकी 1 थी, वहां से पार्टिकल गया तो प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई। मतलब जब इस टाइम पर आपके ट्रांजिशंस हो रहे हैं बेटा, ट्रांजिशन हुआ मतलब पार्टिकल वहां से गया, मींस ये वो टाइम है जिस टाइम पर आपके क्या हो रहे हैं बेटा? ट्रांजिशन हो रहे हैं। और ये ट्रांजिशन एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर हो रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? ये आपको देखो एक मात्र कर्व से आप क्या क्या सीखते हो। आप यहां से ये देखा कि ये जो टाइम आपका आया वो 2n पाई h कट अपॉन em माइनस ci था, जहां n की वैल्यू 1 2 3 इस तरीके से थी। मतलब ये वो टाइम था जिस समय आपकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई। अब कहोगे सर प्रोबेबिलिटी जीरो का मतलब वहां से पार्टिकल भाई साहब गया, पार्टिकल गया मतलब वहां आपकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, वहां पर आपकी ट्रांजिशन हुआ बेटा, यहां से पार्टिकल चला गया, तभी तो यहां की प्रोबेबिलिटी जीरो हुई। इट मींस द मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट कि जो ट्रांजिशन होगा वो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद होगा, एंड दिस रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज 2n pi h cut upon em minus ci. The transition will be take place in the regular interval of time. So यहां से पता लगा, तो यहां से स्टार बना के पहली बात कि at t is equal to 2n pi h cut upon em minus ei क्या हो रहा है बेटा? ट्रांजिशन टेक प्लेस, ट्रांजिशन टेक प्लेस। एंड दूसरी बात, ट्रांजिशंस टेक प्लेस इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम। रेगुलर इंटरवल के बाद आपके ट्रांजिशन बेटा होते हैं, यहां से हमें ये बातें पता लगती। तो दिस कर्व गिव्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट रिजल्ट्स। अब कोई बच्चा मेरे को ये बताएगा, देखना बेटा फील करना इस चीज को, दिमाग लगेगा पूरा पूरा। मैंने कहा यहां पर ये वो समय है, मान लो ये दो स्टेट्स थी, पार्टिकल्स मान लो 1 मिनट के लिए यहां है, तो ये वो टाइम है जब पार्टिकल यहां से चले गए, या नीचे पार्टिकल थे और नीचे से एक्साइट हुए, तो ये वो समय था जब पार्टिकल एक्साइट हुआ है। तो बेटा ये कौन सा टाइम मेरे बेटा, ये कौन सा टाइम अगर आपसे पूछा जाए तो व्हाट इज दिस डेल्टा? ये वो टाइम इंटरवल है बेटा जिस टाइम इंटरवल के बीच में पार्टिकल जो था वो एक्साइटेड स्टेट में था। पार्टिकल यहां एक्साइट हो गया था, एक्साइट होके आ गया, लेकिन ये बीच वाला वो टाइम है जब पार्टिकल कहीं ना कहीं हवा में था, मतलब एक्साइटेड स्टेट में था। दिस डेल्टा टी इज द टाइम इन विच पार्टिकल इज इन एक्साइटेड स्टेट। ये वो टाइम्स थे जब पार्टिकल क्या हो गया था बेटा? ट्रांजिशन, मतलब एक्साइट होकर नीचे आ गया था। लेकिन ये बीच वाला टाइम वो टाइम है जिस टाइम के ऊपर बेटा पार्टिकल कहाँ है? हवा में है, मतलब पार्टिकल वहां पर क्या है बेटा? एक्साइटेड है। मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? तो डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी इज द लाइफ टाइम of the
पार्टिकल इन एक्साइटेड स्टेट, कि कितने समय तक वो एक्साइटेड स्टेट में रहता है। ये जो नीचे वाले मैंने पॉइंट्स जो टाइम दिया था ए बी सी डी, ये वो टाइम पीरियड आए थे जब पार्टिकल का ट्रांजिशन हुआ है, मतलब जब पार्टिकल वहां से उठा है। तो बेटा इस बीच वाले टाइम में पार्टिकल कहां पर है? द पार्टिकल इज इन एक्साइटेड स्टेट। तो दिस डेल्टा टी इज द टाइम इन विच पार्टिकल्स इज इन एक्साइटेड स्टेट, जी वो एक्साइटेड स्टेट में है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कोई मेरे को अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के स्टेटमेंट बता सकता है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एच कट, या ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट आता है। तो यहां से बेटा डेल्टा टी जो लाइफ टाइम है डेल्टा टी, वो कैसे निकाल सकता हूं? एच कट अपॉन डेल्टा ई। व्हाट इज दिस डेल्टा ई? मतलब इनिशियल स्टेट की एनर्जी EI है, एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी EM है। तो व्हाट इज दिस डेल्टा ई? डेल्टा ई इज EM माइनस EI। तो दिस थिंग इज इक्वल टू EM माइनस EI। मतलब एक्साइटेड स्टेट में पार्टिकल कितनी समय तक रहेगा, इट डिपेंड ऑन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द EM माइनस EI। दिस इज आल्सो वन ऑफ इंपोर्टेंट पॉइंट। स्टार बना के लिखता हूं बेटा, ये भी नोट सा लिखते चले जाए। लाइफ टाइम ऑफ पार्टिकल इन एक्साइटेड स्टेट डिपेंड्स ऑन क्या बेटा बताओ जल्दी से? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। और क्या बेटा इससे मिला मुझे? और क्या रिजल्ट मिला मुझे? और क्या इंपॉर्टेंट नोट मिला मुझे? इफ EM minus EI is very large, then delta T is very small। मतलब बेटा भाई नीचे वाला फैक्टर अगर बहुत बड़ा हुआ तो डेल्टा टी फैक्टर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। इससे क्या मतलब मिला कि अगर एनर्जी डिफरेंस इनके बीच में ज्यादा रहा तो डेल्टा टी पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में बहुत कम समय तक रहेगा, उसमें उसकी लाइफ टाइम बहुत कम रहेगी। इसीलिए जो ट्रांजिशंस होते हैं ना बेटा, वो ज्यादा गैप वाले उसमें नहीं होते एनर्जी लेवल्स में। अगर एनर्जी का गैप ज्यादा है तो कह रहा है कि जो पार्टिकल जो एक्साइट होगा वो एक्साइटेड स्टेट में ना के बराबर टाइम में रहेगा, मतलब तुरंत ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे बेटा? डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल। उस केस में आपका डेल्टा टी क्या होता है बेटा? वेरी स्मॉल। मतलब that is lifetime of particle in excited state is very small। अगर ऐसा हुआ, इस टॉपिक को बेटा मैं बता रहा हूं, पूरे पर्टर्बेशन को, पूरी यूनिट को दो तरीके से पढ़ा जा सकता है। एक तरीका है टॉपिक है और उसको करवाया, बात खत्म। एक है कि जो रिजल्ट्स आए उन रिजल्ट्स को एनालाइज करना कि इस रिजल्ट से हमें क्या मिला। तो हमारा तरीका यही रहेगा, हम एनालाइज करेंगे एक एक चीज को। अगर हमारा सिलेबस हमें लगा कि लैग कर रहा है तो हम एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेंगे, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस है, हम एक्स्ट्रा क्लासेस आराम से ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे करवाऊंगा, आप प्लीज इस चीज को बस नोट करते जाएं एक एक बात को कि मैं कैसे चल रहा हूं। तो हमें ये पता लगा कि अगर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, ये एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा तो पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में कम समय तक रहेगा, मतलब तुरंत ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे बेटा? रिजल्ट समझे या नहीं समझे? दिस रिजल्ट इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस पॉइंट। क्लियर? बताओ बेटा, यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ जी,
नाउ वन मोर थिंग आई हैव, कि बेटा ये जो मैक्सिमम, ये लिखवाना मैं यहां पर स्किप कर गया, कि मैक्सिमम सीएमटी की वैल्यू कितनी हो सकती है, बता सकते हो बेटा? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस सीएमटी? हाँ जी बताओ बेटा, बताओ। अरे बेटा मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब ये चीज साइन स्क्वायर वाला फैक्टर 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 4 VMI का मोड का स्क्वायर अपॉन EMI माइनस EI का स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। बताओ बेटा, नोट हो गया ये पॉइंट? हाँ जी, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। इस चीज को भी बेटा मैं लिखता हूं एक बार। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इज, कितनी जाएगी बताओ? CMT मैक्सिमम का मोड का स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 4 VMI का मोड का स्क्वायर अपॉन में मेरे बेटा क्या? EMI माइनस EI का स्क्वायर। अभी यहां से भी एक रिजल्ट निकलता है। इफ मैंने कहा EMI माइनस EI इज लार्ज, देन दिस CMT का मोड का स्क्वायर इज स्मॉल, दैट इज ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इज मिनिमम, मतलब समझो, वही बात कर रहा हूं कि अगर एनर्जी डिफरेंस बढ़ गया तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कम मतलब पार्टिकल का यहां से एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा। वही बात मैंने पीछे कहा कि अगर EM माइनस EI हो गया तो पार्टिकल का लाइफ टाइम एक्साइटेड स्टेट में कम हो जाएगा। लाइफ टाइम एक्साइटेड स्टेट में कम होने का मतलब पार्टिकल वहां पर नहीं जाएगा, वो तुरंत आपका ग्राउंड स्टेट में हो जाएगा, पार्टिकल का कोई एक्साइटमेंट नहीं होगा। अगर पार्टिकल का लाइफ टाइम ज्यादा हो, मतलब पार्टिकल यहां ज्यादा स्टे करें, तो मैं कहूंगा कि आपका एक्साइटमेंट हुआ है या आपका मतलब ट्रांजिशन हुआ है। अगर वो तुरंत वापस यहां जाता है, मतलब यार वो एक्साइट हुआ ही नहीं, उस स्टेट में रुका ही नहीं वो। तो वही फैक्टर है कि EMI माइनस EI लार्ज हो गया, देन दिस थिंग विल बी लेस, मतलब ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कम, मतलब बेटा उसके ट्रांजिशन के चांस जो है वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, अगर डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है तो। या इसी शब्द को मैंने इस इक्वेशन से भी एक्सप्लेन किया कि अगर EMI माइनस EI ज्यादा हो गया, लार्ज हो गया, तो आपका पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में कम समय तक रुकेगा, बहुत कम समय तक रुकेगा, मतलब यार वहां पर वो आएगा नहीं, माइक्रो सेकंड्स के लिए रुकेगा। तो उस ट्रांजिशन को मैं इफेक्टिव नहीं मानता। मैं उस ट्रांजिशन को इफेक्टिव मानता हूं कि पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, लो भाई चला गया, स्टेबल हो गया वहां पर जाकर, तो वो आपका फिर भी आप ट्रांजिशन मान लोगे। अगर वो जस्ट कुछ पल के लिए, कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए गया और वापस आ गया, तो वो कोई ट्रांजिशन आपका इफेक्टिव नहीं हुआ। तो ये दोनों रिजल्ट्स बेटा यहां से हमारे कंक्लूड होते हैं। बताओ समझ में आ गया बेटा यहां तक? हाँ जी। तो दिस इज हाउ द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी डिपेंड ऑन टी। टी पर कैसे डिपेंड करती है, ठीक है बेटा? बताओ यहां तक क्लियर सभी को? आगे चलूं मैं? बताओ बेटा आगे चलूं क्या? यस सर। ओके, नाउ डिपेंडेंस ऑफ, या मैंने किस तरीके से हेडिंग बनाई थी बेटा? हाउ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी डिपेंड ऑन टी। अब हम देखते हैं बेटा हाउ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, बेटा इनको सोचा करो, रटा मत करो। प्रोबेबिलिटी डिपेंड ऑन एनर्जी। एनर्जी पर कैसे डिपेंड करती है? एनर्जी मतलब वो जो एक्साइटेड स्टेट EM है और ये जो EI है, इस पर किस तरीके से डिपेंड करती है। बहुत खूबसूरत एक्सप्रेशन आएगा, देखना। तो CMT
का मोड का स्क्वायर हमारा अभी अभी बेटा आया है कितना, 4 VMI का मोड का स्क्वायर अपॉन EM माइनस EI का स्क्वायर साइन स्क्वायर EM माइनस EI अपॉन 2h कट इनटू टी। बेटा मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा अच्छी फॉर्म में बनाता हूं, ऐसी एक फॉर्म बनाता हूं जो आपके लिए अच्छी मतलब सोल्वेबल हो, जिसका ग्राफ बनाना पॉसिबल हो। तो फॉर्म देखते हैं बेटा, CMT का मोड का स्क्वायर। बेटा मैं इस इक्वेशन को डिवाइड और मल्टीप्लाई करूंगा 4 VMI का मोड का स्क्वायर। ये जो नीचे वाली जो इक्वेशन है बेटा फैक्टर, इसको मैं 2h कट से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, और अगर बाहर करूं तो कितना आ जाएगा बेटा, 4h कट स्क्वायर आ जाएगा ना। हाँ जी, साइन स्क्वायर EM माइनस EI अपॉन 2h कट इनटू टी। देखो बेटा ऐसा ही आता है क्या, मैंने जस्ट 2h कट से इसको मल्टीप्लाई किया है, और मतलब 4h कट स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, और 4h कट स्क्वायर से ही डिवाइड किया है, तो मैंने इसका स्क्वायर ले लिया। देखो बेटा सही है क्या ये एक्सप्रेशन? हाँ जी। नाउ ये 4 से 4 कैंसिल, तो दिस थिंग इज इक्वल टू VMI का मोड का स्क्वायर अपॉन h कट स्क्वायर अपॉन h कट स्क्वायर। और बेटा एक चीज और करता हूं मैं, टी स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं इसको, सॉरी, टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और टी स्क्वायर से डिवाइड। ओके, तो क्या बना, VM स्क्वायर टी स्क्वायर, और इसको देखो कितना अच्छा सा लिखता हूं मैं, साइन स्क्वायर EM माइनस EI अपॉन 2h कट इनटू टी अपॉन EMI माइनस EI अपॉन 2h कट इनटू टी का स्क्वायर। क्या ये फॉर्म बनेगी बेटा? देखो मैंने एक्चुअली जो इसके अंदर जो फॉर्म थी, साइन के जो अंदर था बेटा, वो ही मैंने नीचे लाना चाहा, इसलिए जो नीचे नहीं था उसको मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, सो दैट हमारी ये फॉर्म इस तरीके से बन जाए। हाँ जी बेटा प्लीज चेक इट, बनेगा बेटा ये? बताओ बेटा। yes, अरे क्या तो बनेगा, क्या नहीं बनेगा, यस और नो जी। तो CMT का जो स्क्वायर आया वो आपका कितना आया बेटा, दिस इज VMI का मोड का स्क्वायर इनटू टी स्क्वायर अपॉन h कट स्क्वायर साइन स्क्वायर EMI माइनस EI अपॉन 2h कट इनटू टी अपॉन EMI माइनस EI अपॉन 2h इनटू टी का स्क्वायर। अब इसके कर्व बनाते हैं हम। तो एक्चुअली ये मैं इसलिए बनाया है क्योंकि जो कर्व होती है बेटा, मैं अभी आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। ये नोट कर लिया सभी ने यहां तक? सभी बच्चों ने यहां तक नोट कर लिया? यस सर। ओके, अब सुनो बेटा, कर्व सुनो। अगर मैं साइन एक्स की कर्व देखना चाहूं तो साइन एक्स की कर्व क्या होती थी बेटा, बताओ? ये कर्व बनती थी बेटा, और अगर इधर भी देखना चाहूं तो इस तरीके से कंटिन्यू हो जाए। अगर मैं साइन वी कैन से दैट एक्स बाई एक्स की कर्व बनाना चाहूं तो वो कर्व बनती है बेटा ऐसे। इस तरीके से मैग्नीट्यूड घटता चला जाता है इस तरीके से। क्यों? अब कहोगे सर ये कैसे बना दिया? देखो आप देख सकते हो बेटा, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू देखना बेटा, साइन 0 बाई 0। साइन 0 कितना होता है? 0 बाई 0। 0 बाई 0 कौन सी फॉर्म होती है बेटा, बताना? इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? एल हॉस्पिटल से।
क्या एल हॉस्पिटल क्या होता है बेटा? साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1। अब देखना जीरो पर वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? कोस 0 बाई 1। इसीलिए बेटा जीरो पे मैंने 1 से स्टार्ट किया। पहली बात समझ गए? जीरो पे आपने किससे स्टार्ट करना है बेटा? 1 से स्टार्ट करना है अगर ऐसे करवा दे। दूसरा बेटा एक चीज है 1/x है। 1/x का मतलब x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपका एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा। इसीलिए जैसे जैसे x की वैल्यू आपने बढ़ाई, चाहे वो नेगेटिव में ली चाहे वो पॉजिटिव में ली, वैसे वैसे वैल्यू आपकी क्या चलती गई बेटा? आपकी नीचे की तरफ बढ़ती चली गई। मेरी बात समझे? घटती चली गई। अगर मैं इसको निकालू, कर्व बनाऊं sin x अपॉन x, इसका स्क्वायर, ये कर्व बनाना चाहूं तो बेटा स्क्वायरिंग मतलब जो चीज नेगेटिव में है वो भी चीज किधर चली जाएगी? पॉजिटिव में। सो जो आपकी कर्व निकल के आएगी बेटा वो कैसी आएगी? जो भी टर्म नेगेटिव में थी वो भी टर्म आपकी पॉजिटिव में आ जाएगी, बट एम्पलीट्यूड बेटा समय के साथ क्या होगा? घटता हुआ चला जाएगा। तो द कर्व इज लाइक दिस। प्लीज इस कर्व को बनाना सीख लो बेटा, अन्यथा आप ऐसे तुक्केबाजी करोगे तो वो गलत लगेगा। साइन एक्स की कर्व ये होती है, ध्यान से सुनो। साइन एक्स की कर्व ये होती है, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि x इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू 0 होती है। साइन x बाई एक्स अगर करूं तो इसकी कर्व ये होती है। अब इसको सेटिस्फाई करवाते हैं, कैसे होती है? आप 0 पर चेक करो तो 0 पर वैल्यू 1 आनी चाहिए, बिल्कुल सही है बेटा। इसका मतलब 1 से स्टार्ट होगी और साइनसोइडल वेरी करेगी। दूसरी बात हमें पता लगता है 1/x है, मतलब साइन x बाई एक्स है। बाई एक्स का मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी द मैग्नीट्यूड विल बी कम। देखो 1/x मतलब x की वैल्यू बढ़ना तो मैग्नीट्यूड घटना, तो मैग्नीट्यूड घटता चला जाएगा। लेकिन हम अगर स्केयरिंग की बात करूं तो स्केयरिंग में बेटा नेगेटिव चीज भी पॉजिटिव हो जाती है। तो द कर्व इज लाइक दिस। क्लियर? बताओ बेटा क्या आपकी ये कर्व ऐसी बनेगी या नहीं बनेगी? बताओ। हाँ जी बताओ, बताओ बेटा क्या तो बनेगी या नहीं बनेगी? दो चीज होती है। यस सर। ओके, सो सिमिलरली अगर मैं इस CMT को ड्रा करना चाहूं, मेरा CMT का मोड का स्क्वायर अभी अभी निकल के आया है, कितना? VMI का मोड का स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर अपॉन h कट स्क्वायर साइन EM माइनस EI अपॉन 2h कट इंटू टी अपॉन EM माइनस EI अपॉन 2h कट इंटू टी। इसका भी स्क्वायर था बेटा और इस नीचे वाली टर्म का भी स्क्वायर। इसका मतलब द कर्व इज लाइक दिस। द कर्व इज लाइक दिस। मैंने अभी बताई बेटा कैसे बढ़ता है साइन स्क्वायर बाई एक्स का। इस टाइप से द कर्व इज लाइक दिस। ब्यूटीफुल। इस तरीके से आपकी कर्व बढ़ेगी। इस कर्व में मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं देखना चाहूं प्रोबेबिलिटी की, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की, तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? व्हेन दिस थिंग इज इक्वल टू, बताना बेटा, तो ये सारा साइन इज इक्वल टू दिस थिंग कितनी हो जाती है? 1, है ना बेटा? क्योंकि इस पॉइंट पे बेटा ये वैल्यू कितनी होती है? 1 के बराबर होती है ना साइन स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर की। अरे यार मैंने अभी अभी बताया साइन स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं इस 0 पर देखता हूं तो ये वैल्यू कितनी आती है? 1 के बराबर आती है। तो इस पॉइंट पे 1 के बराबर है, मतलब बेटा यहां पर मैक्सिमम कितना है? VMI का मोड का स्क्वायर अपॉन h कट का स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, इतना है। और ये मैं एनर्जी के साथ इक्वेशन बना रहा हूं, मतलब इधर आपका EM, ठीक है, ये एनर्जी के साथ इक्वेशन बनाई है मैंने ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की, CMT का मोड का स्क्वायर की। तो इस तरीके से बेटा आपकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आई। मैक्सिमम वैल्यू CMI का मोड का स्क्वायर
टी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर। और ये मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आती है बेटा? दिस मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आती है बेटा? देखो ये कहां पर आती है, जब ये x, ये वाले तो फैक्टर बेटा जीरो, अरे बेटा ये जीरो ही तो था, मैंने अभी ये करो इसीलिए तो बनानी सिखाई थी कि जब x की वैल्यू जीरो। बेटा x की वैल्यू जीरो कब हो सकती है, देखना इस करो में, ये वैल्यू जीरो कब हो सकती है बेटा? व्हेन वैल्यू ऑफ EMI इज जस्ट इक्वल टू कितनी बेटा, बताओ जल्दी से, VI। अरे बेटा जब EM EI के बराबर होगा तभी तो ये अंदर वाली चीज जीरो होगी। और मैंने अभी अभी बताई ये जो कर्व होती है ये sin x by x की कर्व है, जो कि यहां पर ये कौन सी वैल्यू है, दिस इज वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। x जीरो मतलब अंदर वाली चीज जीरो, अंदर वाली चीज जीरो कब होगी बेटा, व्हेन दिस EMI इज इक्वल टू EI, ये EMI EI के बराबर आए। कितना अच्छा सा एक्सप्रेशन निकाला कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कब होगी, व्हेन एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी के बराबर, मतलब बस उसी स्टेट में पार्टिकल पड़ा रहना ज्यादा पसंद करेगा। और जैसे जैसे आप EM की वैल्यू को बढ़ाते हो, जैसे जैसे वैल्यू को बढ़ाते हो, वैसे वैसे आप इस कर्व से देख सकते हो द प्रोबेबिलिटी इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। जैसे जैसे आपने टाइम को बढ़ाया, जैसे जैसे आपने EM को बढ़ाया, मतलब एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी को बढ़ाया, वैसे वैसे ट्रांजिशन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, घटती चली जाती। बताओ इस कर्व से समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा, है? तो नोट डाल के पहला पॉइंट बेटा कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी decreases as EM increases। जैसे जैसे मैं EM इंक्रीज करता हूं, what is EM? That is, as we increase energy of excited state, transition probability become, या ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी डिक्रीजेस, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी वैसे वैसे घटती चली जाएगी। जैसे जैसे ये आपका EI लेवल था, ये आपका EM लेवल था, तो EI से EM जो पार्टिकल्स एक्साइट हो रहे थे, जो ट्रांजिट कर रहे थे, जैसे जैसे आप इस EM की वैल्यू को बढ़ाओगे, मतलब ऊपर लेते जाओगे, वैसे वैसे बेटा प्रोबेबिलिटी आपकी घटती चली जाएगी। ये पिछले रिजल्ट्स में भी मैंने बताया था, मैंने इस रिजल्ट का भी बेटा कंक्लूजन आपको दे दिया। बताओ समझ में आई बेटा ये बात? हाँ जी बताओ प्लीज, बताओ। नाउ ये वैल्यू बेटा, ये वैल्यू बताना, ये वैल्यू ऑफ EM कितना है, अगर कोई बच्चा बताना चाहे तो बेटा। ये वैल्यू जो है वो है जिसके अंदर आपकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जीरो कब हो सकती है बेटा, व्हेन दिस साइन ऑफ EM minus EI upon 2H cut into T, this become equal to जीरो। और ये जीरो कब होता है बेटा, साइन ऑफ n पाई, और साइन ऑफ n पाई मतलब EM minus EI upon 2H cut into T is equal to n पाई। तो यहां से बेटा मैं EM की वैल्यू अगर निकालना चाहूं तो मेरे ख्याल से 2n पाई H कट बाई T प्लस EI, ये आपकी बेटा EM की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वो वैल्यू है जिस वैल्यूज पर क्या हो रहा है बेटा आपका, दिस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बिकम जीरो। जिस समय ये जीरो बन रहा है, n की वैल्यू एक बार 1 ले लेना, एक बार 2 ले लेना, तो अलग अलग चीज आपके पास निकल के आ जाएगी। मतलब अगर आप n की वैल्यू बेटा 1 लेके चलते हो तो ये EM की वैल्यू कितनी आ गई बताना, EI प्लस 2 पाई H कट बाई T। ये वैल्यू EM की कितनी आ गई, EI प्लस 4 पाई H कट बाई T। ये वैल्यू कितनी आ गई, EI प्लस 8 पाई H कट बाई T। ये वो वैल्यूज EM की आ गई
जिन अगर EM ले लेंगे तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। दीज आर द फोरबिडन लेवल्स। हम कह सकते हैं ये लेवल्स जो हैं ये फोरबिडन लेवल्स। बहुत ज्यादा इसकी बेटा एक क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखते हैं। बताओ बेटा यहां से ये चीज समझ में आई नहीं आई? हाँ जी बताओ। एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां से निकलता है कि आप ये देख सकते हो कि दिस CMT का मोड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर। देख लो बेटा ये T स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है नहीं। मतलब जितने समय तक आप परटर्बेशन लगाओगे उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है पार्टिकल एक्साइट हो। The transition probability is proportional to the square of, we can say that the time at which we apply the perturbation. So this is also important. A transition probability is directly proportional to square of time for which the perturbation is applied. The perturbation is applied. ये वो समय है जिस समय तक हम perturbation को लगाते हैं। तो this also depend on this stage. तो ये एक्चुअली आज के क्लास में आपने जो ये CMT का मोड स्क्वायर का हाउ इट वेरी विद द EM और EI, हाउ इट वेरी विद द टाइम, ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। आपके सेशनल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और आई एम श्योर कि मैं यहाँ से 5 क्वेश्चन बनाऊंगा, 5 क्वेश्चन बनाऊंगा कम से कम, क्योंकि चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज को फील करोगे जब आपको इंपॉर्टेंस पता लगेगा कि हम उस एटॉमिक लेवल में, एटम्स के अंदर जाकर, उनके एनर्जी लेवल्स में जाकर मैं एक्साइटमेंट करवा रहा हूं और उस एक्साइटेशन की प्रोबेबिलिटी को काउंट कर रहा हूं। दिस इज नॉट ए इजी टास्क। सो आप प्लीज इस चीज को, एक एक रिजल्ट को बार बार एनालाइज करो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरा कहने का उद्देश्य क्या है। क्लियर बेटा? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस चीज को बहुत अच्छे से देखें। ओके नाउ अब बेटा एक बार मेरे को ये बता दो आप